और इसी के साथ ही रुक करें अगली खबर की ओर, जहां कोरोना कहर के बीच पश्चिम बंगाल में आज छठे चरण का चुनाव हो रहा है। छठे चरण में 1 करोड़ से अधिक मतदाता 306 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल के 4 जिले, उत्तर 24 परगना में 17 सीट है, नादिया जिले में 9 सीट, उत्तर दिनाजपुर जिला में 9 सीट और पूर्व वर्धमान में 8 सीट में वोटिंग की जा रही है। इसके साथ ही कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा है कि पिछले चरणों में हिंसा को देखते हुए सुरक्षा उपाय सख्त कर दिए गए हैं। इस बार चौथे चरण के मतदान में 10 अप्रैल को कूच बिहार में 5 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए छठे चरण में केंद्रीय बलों की कम से कम 1071 कंपनियों को तैनात किया है। बता दें, छठे चरण की खास बात यह है कि विधानसभा क्षेत्र 43 हैं और उम्मीदवार 306 हैं, मतदाता 1 करोड़ हैं और मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा उनके बीच है। बता दें, बंगाल चुनाव में भारी संख्या में महिलाएं भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। बता दें, महिलाओं की जो संख्या है काफी भारी मात्रा में बंगाल में देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा केंद्र पर पहुंच रही हैं, बूथ केंद्र पर पहुंच रही हैं और मतदान दे रही हैं। बता दें, इन मतदाताओं के पास मास्क नहीं था, देखा जा रहा था, और साथ ही उन्हें मास्क भी उपलब्ध कराया गया है। साथ ही मतदाताओं के हाथ में भी सैनिटाइजर दिया गया और उनके हाथ सैनिटाइज किए गए हैं और वोट डालने से पहले, वोट डालने के बाद सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी काफी उम्दा तरीके से की गई है। बता दें कि अब तक के जो 5 चरण के जो चुनाव हैं पश्चिम बंगाल में हो चुके हैं और जिस तरीके की कमियां और चूक देखी गई थी उसके बाद उसको सुधारने के लिए छठे चरण में सुरक्षा के जो इंतजाम है, कोरोना महामारी के लिहाज से सुरक्षा के सभी इंतजाम को पुख्ता तरीके से किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, मतदाताओं के हाथ को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। साथ ही जिन मतदाताओं के पास मास्क नहीं था उन्हें मास्क भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वहीं प्रदीप कादियान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। प्रदीप जी, बहुत बहुत आपका। प्रदीप जी से हमारा संपर्क फिलहाल अभी नहीं हो पाया, पर आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं छठे चरण के लिए। इसके साथ ही बताते चले बंगाल में, तो वहीं प्रदीप कादियान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से, राजनीतिक विश्लेषक जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है आर्या न्यूज पर। प्रदीप जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, इस बार जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी काफी पुख्ता तरीके से किए गए हैं। क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं आप इस बार के चुनाव को? प्रदीप जी से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, पर बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल में चुनाव किए जा रहे हैं। छठे चरण के ये चुनाव हैं जहां मतदाता बढ़ चढ़कर चुनाव के लिए जो है मतदान करने के लिए नजर आए हैं मतदाता केंद्र पर। इसके साथ ही बता दें, बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए हवाई यात्रा पर नेताओं ने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इस खर्च का कम से कम 90% बीजेपी से संबंधित है, क्योंकि उनके स्टार प्रचारक जैसे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मंत्री स्मृति ईरानी राज्य से बाहर हैं। बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कुछ चुनिंदा सदस्य विशेष रूप से उत्तर बंगाल में उड़ान भर रहे हैं। तो वहीं इसके साथ ही छठे चरण के लिए मतदान शुरू होने के बाद उत्तर 24 परगना के नेहाती विधानसभा क्षेत्र में 2 पोलिंग बूथों पर हंगामा होने की खबर भी सामने आई है। बता दें, बीजेपी नेता शिवनाथ महतो और कुछ समर्थकों पर टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए वोटरों को धमकाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग जो है अब तक हो चुकी है। आपको बता दें, ताजा आंकड़े जो निकलकर सामने आए हैं, पश्चिम बंगाल में करीब 1:30 बजे तक 57.30% मतदान किया जा चुका है, जो कि बम्पर वोटिंग वहां पर नजर आ रही है। और पश्चिम बंगाल में छठे चरण के लिए मतदान किए जा रहे हैं, जहां पर महिला वोटर्स को ज्यादा मात्रा में देखा जा रहा है। और प्रदीप कादियान राजनीतिक विश्लेषक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज में आपका। थैंक यू जी। प्रदीप जी, पश्चिम बंगाल में छठे चरण के चुनाव शुरू हो चुके हैं, जारी हैं और सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। किस तरीके से देखते हैं छठे चरण के चुनाव को आप? देखिए, जहां तक चुनाव के इंतजामों की बात है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और वहां की मुख्यमंत्री द्वारा किए गए जो है प्रयासों से जी। पर जिस तरीके से हिंसा की खबरें इस बार कम देखने को मिली हैं, हालांकि टीएमसी की तरफ से हाल ही में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने
टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है, साथ ही कुछ वोटर्स पर भी दबाव डाला गया है बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए। इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इलेक्शन के दौरान मैं किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करता हूं, किसी भी पक्ष की तरफ से या किसी भी पार्टी की तरफ से हो। इलेक्शन फेयर होने चाहिए और जनता का भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए। और जहां तक आरोप और प्रत्यारोप की बात है, एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर लगाती रहती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अंत में लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जी, तो प्रदीप जी, महिला वोटर्स क्या लगता है गेम चेंजर बन सकती हैं यहाँ पर? मैं भारत के अंदर मातृशक्ति को, महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, उस देश का, उस समाज का और उस प्रदेश का विकास होता है जहां पर महिलाओं की भागीदारी घर में, परिवार में और समाज में ज्यादा होती है। और लोकतंत्र के अंदर इस बार निश्चित तौर पे जो महिला जो वोटर हैं वो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। जी, और प्रदीप जी, अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो कोरोना महामारी की जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो सुरक्षा जो इंतजाम है वो भी पोलिंग बूथ पर काफी अच्छे तरीके से किए गए हैं। कितना सहमत है इस बात से आप? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारे देश के अंदर देखिए, हेल्थ सिस्टम बिल्कुल चरमरा गया है। जो स्थिति है वो बहुत नाजुक है। किसी भी प्रदेश के अंदर जाके देख लीजिए, लाइन लगी पड़ी है, वेटिंग है, हॉस्पिटल में जो ना मरीज दाखिल नहीं हो पा रहे हैं, ऑक्सीजन की भारी कमी है। तो ये कोई भी पार्टी जो पावर में होती है वो अपने प्रदेश की छवि को खराब ना हो इसके प्रयास करती है। और जहां तक स्थिति है, चाहे वो बंगाल की है या दूसरे देश की, वो बहुत ज्यादा खराब है। प्रदीप जी, क्या लगता है कि चुनाव रद्द कर दिए जाने चाहिए थे इस वक्त? अगर मेरे मन की अगर बात होती तो मैं यही कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तुरंत प्रभाव से जो है ना इलेक्शन कुछ समय के लिए रद्द करके जो है ना आगे जो है ना पोस्टपोन कर देना चाहिए था। क्योंकि जब पूरा देश लड़ रहा है कोरोना जैसी महामारी से और जहां पर हेल्थ सुविधाओं का अभाव है और पूरे देश में हाहाकार मचा, और माननीय गृह मंत्री जी सेना की मदद लेने की गुहार लगा चुके हैं और उनको अलर्ट कर चुके हैं। और कुछ न्यूज चैनल ने कल दिखाया था कि भारत की वायुसेना ने स्टेपिंग कर लिया है और उन्होंने जो है ना एयरलिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है मेडिकल इक्विपमेंट को और दूसरी सुविधाओं को। तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रदेश के अंदर, किसी भी लेवल पे, चाहे वो पंचायत लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जी, तो प्रदीप जी, पर किसी तरह से जिस तरह से प्रचार लगातार किए जा रहे थे और अब सुरक्षा के लिहाज से भी काफी चौकस जो है पुलिस बल दिखाई दिया है, चुनाव आयोग की तरफ से भी काफी गाइडलाइंस जो है सख्ती के साथ पालन कराने के निर्देश दिए गए थे, तो उसके बाद भी आप इसी तरह की बात करेंगे? चुनाव आयोग जो है सिर्फ आदेश देता है, उसके पास संवैधानिक शक्तियां ऐसी नहीं है कि वो जो अवहेलना करते हैं उनको सजा दे पाए। इंडियन पिनल कोड के तहत एफआईआर करके उनको जेल नहीं भेजते, सिर्फ जुर्माना भर कर देना या 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए किसी को चुनाव प्रचार से रोक देना, ये खाली ढकोसला मैं मानता हूं इस चीज को। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने नंबर ऑफ टाइम मैं कह रहा हूं कि न्यूज चैनल्स पे भी चुनाव रैलियों के दौरान बिना मास्क के देखा है, न्यूज़पेपर पटे पड़े हैं जहां पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी बिना मास्क के जब वो रैलियां जब कर रहे हैं, तो ये जनता को क्या संदेश देंगे? इनको चुनाव की पड़ी है, इनको सत्ता की पड़ी है, भारत के आदमी मर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। जी, तो प्रदीप जी, कहीं ना कहीं वक्त रहते जो है सिचुएशन को संभालने की कोशिश भी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कुंभ मेले पर भी रोक लगा दी गई है और प्रचार पर भी रोक लगा दी गई है। 2.5 लाख से ज्यादा मरीजों का आना, उस स्थिति में जब आप कह रहे हैं कि हमने बहुत प्रयास किया है, एक साल से क्या प्रयास किया है आपने? 2.5 लाख आदमियों के नए मरीज के रूप में परिवर्तित हो जाना और ऑक्सीजन की कमी होना, हॉस्पिटल के अंदर बेड ना होना, ये सब अपने आप में बयान करता है। मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी, तो प्रदीप जी, जिस तरीके से छोटे चरण के चुनाव किए जा रहे हैं, तो क्या लगता है जहां दबदबा की बात अगर की जाए तो किसके खाते में ज्यादा वोट डालने की उम्मीद की जा रही है? भाई देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर 10 साल से माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी शासन में हैं। जी, वहां की जनता कहीं ना कहीं उनके विरोध में आके आज खड़ी हुई है क्योंकि विकास नहीं हुआ है वहां पर। और जिस उम्मीद से
ममता बनर्जी को 10 साल पहले और उसके बाद 5 साल के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनाया था, वो पश्चिम बंगाल के विकास को करने में असमर्थ साबित हुई है। तो जनता बदलाव चाहती है। और प्रदीप जी, इस बीच कांग्रेस भी अब इस रण में उतर चुकी है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस का अचानक से बीच में आ जाना बीजेपी और टीएमसी के लिए कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उन्हें काट सकती है कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस का भी काफी दबदबा देखा गया है उत्तरी बंगाल की अगर हम बात करें। देखिए, कांग्रेस भारत के अंदर अपना वजूद खोती जा रही है सिर्फ अंतर कलह की वजह से। जी, कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी या दूसरे नेता जो गांधी परिवार में है उसके अलावा कोई और नेता दिखता ही नहीं है। कांग्रेस आज के टाइम नेतृत्व वहीन हो चुकी है, उनके पास देश को चलाने के लिए कोई नीति नहीं है और उसका असर आप देख चुके हो। जो पार्टी 50-55 साल स्टेट और सेंटर में राज कर चुकी है जी, वो कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने की उम्मीद में या दूसरे राज्यों के अंदर जो क्षेत्रीय दल उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात करती है, ये अपने आप में बयां करता है कि कांग्रेस। लेकिन प्रदीप जी, 2016 के आंकड़ों पे अगर ध्यान दें और 2019 की अगर देखें तो कांग्रेस का भी काफी सीटें जो है अपने खाते में करने में सफल रह पाई थी। तो क्या लगता है इस बार भी इस तरह का कुछ करिश्मा देखने को मिल सकता है? जनता है हमारे देश की बहुत जागरूक है। उन स्टेट के अंदर कांग्रेस को वोटें मिली हैं जहां पर बीजेपी 5 साल या 10 साल राज कर चुकी थी जी, और वहां पर भी देखिए कुछ समय के बाद एक बार मुख्यमंत्री या 2 बार मुख्यमंत्री के बनने के बाद परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो इसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था या उसके नेतृत्व का कोई योगदान नहीं था। वहां पर बीजेपी के नेताओं का निकम्मापन था, वो भी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं। जी, तो क्या लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता किसके नाम होने वाली है? क्योंकि देखा जाए तो टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों के बीच काफी कड़ी जंग चल रही है इस वक्त और मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते जी। क्योंकि हम ऐसा देख चुके हैं बिहार के इलेक्शन में, अगर बिहार के इलेक्शन के अंदर रुझान की या एग्जिट पोल की बात की गई होती और वो सच साबित होती तो वहां पर लालू प्रसाद का बेटा तेजस मुख्यमंत्री बन चुका था। लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए पश्चिम बंगाल में भी ये कहना मुश्किल है कि सत्ता बीजेपी के हाथ में जाएगी या टीएमसी के हाथ में जाएगी। जी, पर जिस तरीके से जो बीजेपी है काफी अच्छा प्रदर्शन करती आई है चुनाव में, इस बार ऐसे स्टेट के अंदर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है जहां पर वो राम के नाम पे वोट अच्छी तरीके से मांग सकते हैं, जहां पर हिंदुत्व को वो बढ़ावा दे सकते हैं, जहां पर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना सकते हैं। वो आप बताइए, केरल के अंदर सरकार बनी क्या इनकी? जी, राजस्थान के अंदर सरकार बनी क्या इनकी? मध्य प्रदेश के अंदर भी बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना पाए असंवैधानिक तरीके से। कर्नाटक के अंदर भी आपने यही देखा, गोवा के अंदर भी यही देखा। तो कांग्रेस या दूसरे अगर राजनीतिक दल इनका विपक्ष अगर अच्छा हो जाए तो ये बीजेपी का अच्छी तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। जी, तो मैं प्रदीप जी आपके साथ हम बाद में अभी मैं आपके पास लौटूंगी। साइना जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुकी हैं। साइना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर न्यूज पर। नमस्कार। तो साइना जी, आप किस तरीके से देख रही हैं पश्चिम बंगाल में जो है 6ठे चरण के चुनाव हैं और बहुत ही नजदीक है अभी 8वां चरण भी, तो क्या लगता है कि बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी टीएमसी के साथ इस बार पश्चिम बंगाल में? देखिए, सबसे पहले तो लोगों ने ठान लिया है कि बहुत देखा है ममता का ममता, अब वो देखना चाहते हैं प्रगति, और वो प्रगति भारतीय जनता पार्टी ही स्वयं दे सकती है। मोदी जी ने बिल्कुल हर ढंग से कहा है कि तरक्की की राजनीति तब होती है जब विकास होता है, तरक्की की राजनीति तब होता है जब जात पात धर्म के आधार पर लोगों के प्रति कोई अन्याय न किया जाए। और जो लोग सिर्फ अपने निजी फायदा के लिए अपने परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं, वहाँ बंगाल की जनता ने देखा है एक तरफ लूट जो मची थी और एक तरफ जो प्रगति जो 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी ने किया। शायद इस वजह से हमारा वोट शेयर इतना बड़ा है और बढ़ने के बावजूद हमने कोई सत्ता का गलत उपयोग नहीं किया, हमने सिर्फ जनहित में काम किया। और मैं मानती हूँ कि 2 मई को लोग
और जनता की जो आवाज है वो। पर शायना जी, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार प्रबल रूप दिखाता नजर आया है, लेकिन इसके बावजूद जो रैलियां की गई हैं, क्या लगता नहीं है पहले ही रोक लगा देनी चाहिए तो जनता पे ज्यादा अच्छा असर पड़ता है इस बात का? जी हाँ, बिल्कुल पहले ही होना चाहिए था। हम चाहते थे कि ये रैलीज काबू में रखे जाएं, लेकिन एक जनता की एक प्रथा होती है और वो प्रथा है इलेक्शंस और प्रजातंत्र लोकतंत्र में ये एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है। अफसोस की बात है कि हमारे इतने सारे कोविड के केसेस आ गए हैं, शायद उसको देखते हुए हमें बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए था। आते हुए दिन में हम उम्मीद करते हैं कि लोग समझेंगे, सीखेंगे, क्योंकि इलेक्शन बाद में आता है। पहले सबसे पहले हमें देखना है कि लोग कैसे सुरक्षित और शायना जी, समय की कमी है, माफी चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप कारियान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।